मेरा नाम वंदना है। मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी गलतफहमी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से रहने वाली थी और एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो लड़का भी मुझसे बहुत प्यार करता था। पढ़ाई पूरी होते ही उस लड़के ने मेरे घर पे रिश्ता भेज दिया और दोनों परिवार हमारी शादी के लिए राजी हो गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पति गवर्नमेंट जॉब करते थे। मेरे पति को सरकार की तरफ से एक घर मिला हुआ था। यह घर काफ़ी अच्छा था। शादी के बाद मेरे पति का इरादा था कि वह अपनी पत्नी के साथ इस घर में रहेंगे। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने ससुराल में ही रहती थी। मैं अपने ससुराल वालों के घर में 4 साल रही। 4 साल के बाद मेरे पति का फैसला किया कि अब हम अपने घर में रहेंगे। जबकि मेरे पति की फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने भी हमसे कह दिया कि तुम अपने घर में रह सकते हो। शादी के 4 साल हो चुके थे पर मेरे पास कोई भी औलाद नहीं थी। मैं जब घर में आई तो घर बहुत बड़ा था। मुझे इस घर को साफ सफाई करने के लिए बहुत परेशानी होती थी। मैंने अपने पति से कहा, नौकरानी के लिए कह रखा था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि हमें इस घर में रहते हुए 1 महीना हो गया और मैं रोज़ आपसे कहते कहते थक गई हूँ कि मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है। मुझसे इस घर का काम नहीं होता, लेकिन आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। रोज़ मुझे कोई ना कोई बात पर टाल देते हो। इतने बड़े घर का काम मुझसे नहीं होता है और ऊपर मैं पूरे घर में अकेली रहती हूँ। आप तो सुबह को निकलते हो और रात को ही घर में घुसते हो। सारा दिन तो घर में अकेली मैं ही फिरती रहती हूँ। और मैंने अपने पति को धमकी दे दी कि अगर तुमने नौकरानी का इंतज़ाम नहीं किया तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने अपने मायके में भी इतना काम नहीं किया था, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मुझसे घर का काम काज नहीं करवाए थे और ससुराल वालों ने भी घर में सारे काम सास ही किया करती थी। जब मैं इस घर में आई तो मैं घर के काम करके थक ही गई थी। सारा सारा दिन मैं घर के काम करती रहती थी और मुझे 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं आराम कर सकूं। मेरे पति का नाम अनिमेष था। अनिमेष मुझसे कहने लगे, वंदना, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गांव से एक लड़की का इंतज़ाम करवा लिया है। 1 हफ्ते बाद वो लड़की आ जाएगी, लेकिन तुमसे तो सब्र ही नहीं होता। फुल टाइम नौकरानी बहुत मुश्किल से मिलती है और जैसे ही वो लड़की यहाँ आ जाएगी तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम परेशान मत हो। अनिमेष मुझे रोज़ यही समझा कर टाल दिया करते थे। एक दिन अनिमेष घर आए तो मैंने देखा कि उसके साथ एक 18 साल की लड़की भी थी। उस लड़की को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वह लड़की मेरे पति के पास ही खड़ी थी। मैंने अनिमेष को गुस्से से देखने लगी। इतनी देर में मैं कुछ कह पाती, अनिमेष तुरंत ही समझ गई कि उन्हें मुझे गुस्से में देख रही हूँ। अनिमेष ने मुझे उस लड़की से मिलवाया और कहने लगी कि यह पिंकी है। यह आज से हमारे घर में सारे काम काज किया करेगी और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसे घर में सारे काम समझा देना। मैंने सोचा है कि इसे घर के बेसमेंट में जो कमरा है वह इसको दे दिया जाए, ताकि अपना सारा सामान वहाँ रख लेगी और वहीं पर रह लेगी। अब ये तुम्हारी साथ पूरा दिन घर में रहा करेगी। अब तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। यह सारे काम आसानी से निपटा देगी। तुम इसको इसके कमरे में ले जाओ और इसका सामान वहाँ पर रखवा दो। आखिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ को भी थोड़ा प्राइवेसी चाहिए। अनिमेष मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर यह बातें कह रहे थे। अनिमेष की बात सुनकर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत पत्नी समझ रही थी। आखिर मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझसे बहुत मजाक भी करते थे। मैंने अनिमेष से कहा कि मैं आप इसको सारा घर दिखा देती हूँ और काम भी समझा देती हूँ। मैंने पिंकी से कहा कि चलो पिंकी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। मैंने पिंकी को उसका कमरा दिखाने गई तो पिंकी कहने लगी थी ना, तुम इस कमरे में अपना सारा सामान रख दो। उसके बाद हम दोनों के लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लेकर आ जाओ। इसके बाद मैं अपने कमरे में गई तो मैंने अनिमेष से कहा, अनिमेष, आज मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को बहुत हल्का फील कर रही हूँ। अगर
पिंकी घर में नहीं आती तो मैं इस घर का काम करते करते इस दुनिया से चल बसती। मेरी यह बात सुनते ही अनमेश हंसने लगे और कहने लगे, अच्छी बात है ना, तुम्हारे इस दुनिया से जाते ही मुझे दूसरी शादी करने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी तुम्हारे जीते जी तो यह सब कुछ मुमकिन नहीं है। दूसरी शादी के बारे में सोचकर ही मेरा दिल तो नाचने लगता है। अनमेश की बातें सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से भरी निगाह देखते हुए अनमेश खामोश हो गए। मैंने अनमेश से कहा, मर्द होते ही बेवफा है। पहली पत्नी के मरने का इंतजार करते हैं, चाहे उनकी पत्नी उनसे उनके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन उनके दिल में तो हमेशा दूसरी शादी करने की चाहत ही जागती रहती है। मर्दों की इज्जत रास नहीं आती है। मैंने अनमेश को अच्छी खासी बातें सुना दी थी, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। अनमेश ऐसे ही मुझे छेड़छाड़ करके मजाक करते रहते थे। अनमेश को आदत थी मुझे छेड़ने की, मुझे चिढ़ाने की। उनको बहुत अच्छा लगता था जब मैं उनकी ऐसी बेतुकी बातों को गुस्सा किया करती थी। अनमेश ने मुझसे कहा कि तुम तो बेवजह ही गुस्सा करती हो। तुम जानती हो इस घर में तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं मजाक कर सकूं, और शायद तुम यह नहीं जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता, फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मर्द बेवफा नहीं होते, बल्कि औरतें होती है उन पर शक करके उनको बेवफा बना देती हैं, और असल में तो उनकी उसकी दूसरी शादी के पीछे पहली पत्नी का ही हाथ होता है। अनमेश की बातें सुनकर मैं अनमेश को घूरने लगी। तभी अनमेश हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा पागल, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसी बातें मत किया करो और गुस्सा मत किया करो मुझसे। मैं और तुमसे और भी ज़्यादा खतरनाक गुस्से में तुम और भी ज़्यादा खतरनाक लगती हो। उसकी बात सुनते ही मेरी तो हंसी निकल गई और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अनमेश मुझसे कहने लगे, आज तो हम बातों में ही पेट भरेंगे। अरे मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने का इंतज़ाम तो करो। मैंने कहा, ओहो अनमेश, मैं तो खाना बनाना ही भूल गई। भूख में तो मेरा बुरा हाल हो रहा है और मुझे झगड़ने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं। आज के सिर्फ बातों में ही पेट भरवाओगी। अभी अनमेश की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि इतनी देर में दरवाजे पर पिंकी ने दस्तक दी और कहने लगी, मालकिन खाना तैयार हो गया है। हम दोनों हैरानी से पिंकी की तरफ हंसकर देखने लगे। अपनी लड़ाई में हम दोनों तो यह भूल ही गए थे कि हमने अपने घर में नौकरानी भी रख ली है। पिंकी हमें हंसता हुआ देखकर हमारी तरफ हैरानी से देखने लगी। मैंने पिंकी से कहा, हमने कहा तुम जाओ टेबल सेट करो और हम आते हैं। मुझे देखकर पिंकी जी में सर हिलाकर वहाँ से चली गई। मैंने अनमेश से कहा, अनमेश, हमें इस लड़की को अपने घर में नहीं रखना चाहिए था। आखिर यह एक जवान लड़की की वजह से हमारे घर के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ऐसे किसी पराई लड़की को अपने घर में रखना किसी मुश्किल न बन जाए। इसको यहाँ लाने से पहले आप एक बार मुझसे तो पूछ सकते थे। अगर आप मुझसे पूछ लेते तो मैं कभी भी जवान लड़की को यहाँ रखने के लिए तैयार ही नहीं होती। मेरी बात सुनकर अनमेश हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, मुझे तो लगता है तुम अकेले घर में रह रहकर पागल हो गई हो। पहले तो तुम रोज मेरा दिमाग खराब कर देती थी कि नौकरानी की ज़रूरत है, और अब नौकरानी आ गई तो तुम्हें दर्द हो रहा है। टेंशन मत लो, बेचारे गरीब परिवार से है, तुम्हारे सारे काम करेगी। और वैसे भी यह मेरे दोस्त के गांव से ताल्लुक़ रखती है, वो इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है। टेंशन मत लो, कोई बात नहीं होगी, बेफिक्र रहो, मैं हूँ ना। और वैसे भी लड़की शादीशुदा है, इसका परिवार गांव में रहता है। इसके परिवार को पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए यह यहाँ पर रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मेरे दोस्त ने ली है, तभी तो मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ। और ये तो सोचो कि आज तुम्हें ऐसे बैठे बिठाए खाना मिल रहा है, और अगर तुम्हें फिर भी इस लड़की से कोई शक है या एतराज़ है तो फिर मैं इसके जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ, तुम सोच लो। लेकिन उसके बाद मुझसे फिर मत कहना कि मुझे नौकरानी ढूंढ कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी नौकरानी ढूंढने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। रोज़ रोज़ मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। मैंने अनमेश से कहा, बस बस अनमेश, बहुत हो गया। अभी मैं इस लड़की को 2-3 दिन देख लेती हूँ, इस लड़की के चाल चलन कैसे हैं, और इसको लेकर अपना दिल पक्का कर लेती हूँ।
जब भी मैं इसको परमानेंट रखूँगी और आप चलो खाना खा लेते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा, यह कहकर अनमेश और मैं नीचे गई। आकर देखा तो टेबल बहुत अच्छे सलीके से सजी हुई थी। खाने की टेबल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी होटल में खाना खा रहे हैं। अनमेश ने तो उस लड़की की बहुत तारीफ़ की थी। पिंकी ने बहुत अलग-अलग तरीके की डिशेज़ भी बनाई थी। खाना काफ़ी टेस्टी था। अनमेश ने दिल खोकर अपने उसके खाने की तारीफ़ की और कहने लगी कि ऐसा खाना तो मैंने सिर्फ़ होटल में ही खाया है, वरना घर में तो मुझे सिर्फ़ एक ही डिश मुश्किल से मिल पाती है। तुमने तो एक ही समय में इतनी सारी डिशेज़ बना दी। मुझे तो काफ़ी टैलेंटेड हो तुम तो काफ़ी टैलेंटेड हो। पहली ही बार में तुमने इतना बढ़िया खाना बनाया है। और पिंकी की सबसे अच्छी बात अभिषेक को यह लगी कि उसने ज़रा-सा भी तंग नहीं किया। पहले ही दिन उसने किचन में जाते ही सब कुछ सँभाल लिया था। अभिषेक कहने लगे, तुमने तो कमाल ही कर दिया पिंकी। थोड़ी-सी तारीफ़ मैंने भी कर दी पिंकी की। मैंने कहा, पिंकी तुम बहुत समझदार लड़की हो, खाना बहुत टेस्टी बना हुआ है। पहले ही दिन तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मुझसे तारीफ़ सुनकर पिंकी बहुत खुश हुई और हो जाती थी। मैं पिंकी की तरफ से पूरी तरह सर्टिफ़ाइड हो गई थी। वो अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी और अपने कामों में बिज़ी रहती थी। अनमेश भी अपने ऑफ़िस के कामों में बिज़ी रहती थी, क्योंकि अब वह घर की तरफ बेफ़िक्र हो गई थी। कुछ दिनों बाद ही पिंकी की तबीयत ख़राब रहने लगी। उसकी तबीयत गिरी-गिरी रहती थी। एक दिन पिंकी ने मुझसे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज उसे डॉक्टर के पास जाना है। वह अकेले ही डॉक्टर को दिखाने के लिए चली गई। जब आई तो मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन वो माँ बनने वाली थी और यह बात मुझसे छुपा रही थी। जब पिंकी हमारे घर आई थी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था और फिर पिंकी मुझे भी कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन मैंने पिंकी से पूछने की कोशिश की तो उसने बताया कि जब से वह यहाँ आई थी तभी से वो माँ बनने वाली थी। मैंने उससे कहा कि फिर तुम्हारे पति ने तुम्हें इतनी दूर काम करने के लिए क्यों भेज दिया। वो कहने लगी कि इस हालत में तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इस समय तो तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत है। मेरे यह कहते ही पिंकी खामोश हो गई और कहने लगी, मालकिन, गरीब लोग ऐसी बातों को सोच ले समझते हैं और वैसे भी हम गाँव के लोग बहुत मजबूत होते हैं। हम लोगों के लिए बच्चे पैदा करना आम सी बात है। मैं गाँव में होते तब भी किसी न किसी काम पर, घर का काम पर ही लगी रहती थी। यहाँ तो फिर भी मुझे सुकून है। आप और मालिक बहुत अच्छे हैं। कम से कम मुझे किसी की बात तो नहीं सुनने को मिलती है और फिर यहाँ पर मुझे तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलती है। मैंने अपनी डिलीवरी के लिए पैसे जमा कर लूँगी और अपनी डिलीवरी के लिए शहर में ही रहूँगी और बच्चा पैदा करने के लिए गाँव के अस्पताल नहीं जाऊँगी। वहाँ के अस्पतालों से तो मुझे बहुत डर लगता है और आप फ़िक्र मत करो, मेरी वजह से आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। मैं आखिरी तक आपके सारे काम करूँगी, जैसे हमेशा से करती आ रही हूँ। बस 2-3 दिन की ही बात है, तीसरे दिन फिर काम पे लग जाऊँगी। कुछ देर तक तो पिंकी इतनी देर तक बोलती रही क्योंकि उसने मुझे अपनी सारी ही कहानी सुना डाली। उसकी बातों में मैं सहमत हो गई, लेकिन मैं सोच रही थी कि अनमेश ने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई कि पिंकी माँ बनने वाली है। जैसे ही रात को अनमेश घर आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपको आपके दोस्त ने यह नहीं बताया था कि पिंकी माँ बनने वाली है, या फिर तुम्हारे दोस्त को तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा। वैसे मुझे भरोसा है तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझे ज़रूर बता देते, और अगर तुम्हें पता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। क्या तुम मुझसे बात छुपाने लगे हो। अनमेश मेरी तरफ हैरानी से देखने लगे, कहने लगे, क्या पिंकी माँ बनने वाली है। आखिर बात मुझे कैसे पता होगी। मैं तो आज तुम्हारे मुंह से यह बात सुन रहा हूँ और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाता, लेकिन तुम मुझ पर बेवजह शक ज़रूर करने लगी हो। मुझे तो समझ नहीं आता है कि तुम पिंकी को लेकर हमेशा मुझसे सवाल जवाब क्यों करती रहती हो। अगर उसके बारे में जानने का तुम्हें इतना ही शौक है तो उसी से क्यों नहीं पूछ लेती। अगर तुम्हें किसी भी तरह का मुझ पे कोई शक है तो मैं इसको गांव छोड़कर आ जाऊंगा, फिर खुद ही अपनी पसंद की नौकरानी ढूंढ लेना। अनमेश मुझ पर गुस्सा करने लगे और वह मेरे सवालों से बहुत तंग आ गए थे। एक तो वह
रात को ऑफिस से थके हारे घर आते और मैं आते ही उनसे कोई न कोई बात छेड़ कर बैठ जाती थी। वह मुझे कई बार समझा चुके थे कि तुम पिंकी के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, वह अच्छी लड़की है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने पति पर शक होने लगा। ऐसा लगता था कि जैसे वह मुझसे शक करने की आदत सी हो गई। उनका कहना था कि मैं कुछ भी समझना बेकार की बात है, क्योंकि कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती और तुम सीधी बात पर गलत मतलब निकाल लेती हो। मैंने अनमेश से कहा कि अनमेश, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि इतनी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। मैंने तो वहाँ इस लड़की को अपने कामों के लिए रखा था, लगता है अब मुझे उल्टा ही घर के सारे काम करने पड़ेंगे और साथ साथ उसकी भी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर मुझे पहले ही उसके बारे में पता होता तो मैं कभी भी इस लड़की को इस घर की नौकरानी पर नहीं ले रखती। किसी तरह यह बात खत्म हो गई। हम दोनों लड़ झगड़ कर सो गए। सुबह जैसे ही मैं बेड से उठी, मैंने खड़ा होने के लिए ज़मीन पर पैर रखा तो अचानक से मुझे चक्कर आ गए और मैं गिरने लगी। उस समय रमेश भी घर पर ही थे। उन्होंने मेरी तबीयत को बिगड़ते हुए देखा और कहने लगे, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलता हूँ। वह मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हमें एक ऐसी खबर सुनाई जिसको सुनकर खुशी से हम पागल हो गए। डॉक्टर ने बताया, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर मेरे पति के तो पैर ज़मीन पर ही नहीं रहे थे, क्योंकि होते ही क्यों होते भी क्यों नहीं, उन्हें 4 साल बाद औलाद की खुशी मिल रही थी। शादी के बाद मैंने काफ़ी इलाज करवाए थे, लेकिन मुझे किसी भी डॉक्टर की दवाई का कोई फ़र्क नहीं होता और अनमिस के सर पर बच्चों का जुनून सवार था। लेकिन कभी मेरे पति तो मुझसे ऐसी बातें करते मुझे शर्मिंदा नहीं किया था मुझे ऐसी बातें करके शर्मिंदा नहीं किया था। मेरे पति को लगता था जैसे हमारी शादी को बहुत साल हो गई हो। लोगों के तो 10-10 साल तक बच्चे नहीं होते, लेकिन मेरी शादी को तो 4 साल ही हुए थे। इतने कम सालों में भी बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए राज़ी हो गए थे। लेकिन उनके दोस्त उनको यह समझाते कि नहीं, अपना खून तो अपना ही होता है। सिर्फ अपने दोस्तों की इस बात से ही वह सोच समझ कर काम लेते थे और अपने खून का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब उनको यह खुशी मिली तो वह अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। इस खुशी को वह सुनते ही रमेश ने अस्पताल में पूरी मिठाई बंटवा दी। जैसे रमेश घर आए तो उन्होंने पिंकी को भी खबर सुनाई और उससे कहा कि तुम अपनी मालकिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। रमेश मुझसे कहने लगे, देखो तुम यहाँ बैठो और तुम्हें बैठ से कदम ज़मीन पर रखने की ज़रूरत नहीं है। रमेश कह रहे थे कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतनी बड़ी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करूं। रमेश मुझसे कहने लगे, तुम्हें सिर्फ पिंकी से अपना काम लेना है, तुम्हें उसके बारे में मत सोचो। यह गांव में पली बड़ी है, उसको तो यह काम करने की आदत है। यह सब कुछ करने को तो वहाँ की औरतों को तो इस हालत में घर में के 10-10 काम करती हैं। तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है और मैं पिंकी से भी कह कर आता हूँ कि वो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अनिमेष मुझे बहुत प्यार से समझा रहे थे। उनका इतना प्यार देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत पत्नी समझ रही थी। आखिर मुझे इतना प्यार करने वाला पति जो मिला। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मेरे कदमों में आकर गिर गई हो। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। मैं दुनिया की दूसरी बातें भूलकर बस अपने आप पर ही एक नए मेहमान के आने की तैयारी करना चाहती थी। लेकिन जब भी पिंकी को इस खुशखबरी के बारे में सुना था, उसका मूड ऑफ रहने लगा था। न जाने क्यों वह कहीं कहीं खोई खोई रहती थी। फिर मैं यह सोचकर अपना ध्यान भटका दिया करती थी कि शायद वह मेरे पति को मेरा ख्याल रखता हुआ देखकर सोचती होगी कि काश मेरा पति भी मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे साथ होता, क्योंकि मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ज़बरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे और मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। जबकि पिंकी को तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। पिंकी की डिलीवरी का टाइम करीब आने वाला था, जबकि मेरी डिलीवरी में अभी काफ़ी महीने थे। अभी से
अनिमेष मेरी गोद भराई की रस्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ससुराल वालों को और मेरे मायके वालों का घर पर इनवाइट कर दिया। यह सब कुछ देखकर पिंकी बहुत बूझी-बूझी सी रहती थी, बस चुपचाप अपने कामों में बिजी रहती थी और मुझे अपने बच्चे की इतनी खुशी थी कि मैंने पिंकी की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। जिस दिन मेरी गोद भराई की रस्म थी, उस दिन पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होकर मुझे बधाई दे रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे। सबने खाना खाया और खाना खाने के बाद सब एक-एक करके सब साथ बैठ कर बातें कर रहे थे। मेरे ससुराल वालों का कहना था कि मेरा यहाँ पर अब अकेले रहना ठीक नहीं है, लेकिन अनिमेष ने उनसे कहा कि नहीं, वो मुझे अपने साथ इसी घर में रखना चाहते हैं। उनकी जिद के सामने सारे घरवाले खामोश हो गए। सब लोग जानते थे कि अनिमेष बहुत जिद्दी है, इसलिए उन्होंने अनिमेष को ज़्यादा समझाना ठीक नहीं समझा। अब सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। इतनी ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और खुशी का माहौल गल में बदल गया। पता नहीं, अचानक बैठे बिठाए कुछ ऐसा हो गया कि सारी खुशी दुख के रूप में ले ले। पिंकी सबके लिए चाय बनाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक इन सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके सिर से काफ़ी खून भी बह रहा था। उसे अस्पताल ले गए थे। अनिमेष ने कभी किसी को भी अपने साथ आने जाने के लिए मना कर दिया था। वो उनका कहना भी था कि वह मामला काफ़ी बिगड़ सकता है, इसलिए किसी का जाना ठीक नहीं है। अनिमेष को गए हुए बहुत देर हो गई और मेहमानों को भी अपने घर जाना था। मैंने सारे मेहमानों को कहा, आप लोग बेफिक्री होकर चले जाएं, अनिमेष कुछ ही देर में आ जाएंगे। मेरी कुछ देर रुकते ही उनसे फ़ोन पर बात हुई है और वह कह रहे थे कि बिल्कुल सब ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर वह जाने के लिए सारे मेहमान तैयार हो गए। मेरी सास ने मुझसे कहा कि वंदना बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना और जैसे ही अनिमेष घर पर आ जाए तो हमें तुरंत फ़ोन करके बता देना। और हाँ, तुम अपनी नौकरानी को उसके घर भेज दो। वो बेचारी पूरे दिन से ही, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। उसकी टेंशन लोगी तो तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब रहेगी। उसके पति को बुलाओ और उसे वापस भेज दो और कहना कि डिलीवरी के बाद उसे खुद आकर यहाँ पर छोड़ दे। मैंने अपनी सास से कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ कि वह अपने इन दिनों में पिंकी अपने घर गाँव चली जाए। वैसे भी इस वक्त उसकी हालत घर के काम करने वाली नहीं है, बल्कि मैं उससे कई बार कह चुकी थी कि तुम्हें अपने गांव चली जाओ, लेकिन वो हमेशा से ही टाल दिया करती थी। जब हमारे मेहमान घर से चली गई तो उनके दरवाजे पर छोड़कर आने के बाद मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं बार बार अनिमेष के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। रात के 3 बज गए थे और उन्हें गए करीबन 5 घंटे हो चुके थे और मैं हर थोड़ी देर में अनिमेष को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और मुझे अनिमेष का इंतज़ार करते हुए नींद आ गई। जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं डर गई, यह देखकर कि अनिमेष मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैंने अनिमेष से कहा कि क्या हुआ, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी घर आने में? और पिंकी कहाँ है? पिंकी ठीक तो है? कहाँ क्या कहा डॉक्टर ने? उसे मिलकर आती हूँ। ऐसा ना हो कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और उसे मिलने के लिए जाने लगी। इतनी ही देर में अनिमेष ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने सीने से लगा दिया। वो मुझसे कहने लगी, शांत रहो वंदना, पिंकी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर मेरे अनिमेष से कहा, तुम यह कैसा मजाक कर रहे हो? अनिमेष ने मुझसे कहा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यही सच कह रहा हूँ। मैंने कहा, पिंकी कैसे मर सकती है? उसका बच्चा कहाँ है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मैं हंसती मुस्कुराती हुई, पिंकी ऐसे ही भी मर सकती है? अनिमेष ने मुझे बताया कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया था और उसके सर पर गहरी चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर भी मौत हो गई। और सुनकर तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए और उन्होंने मुझे बताया कि अभी मैं उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ। मुझे एक सदमा सा लग चुका था।
पिंकी की मौत पर मैं बहुत सोच में थी। एक दिन हर दिन रात रोती रहती थी। आखिर हँसती मुस्कुराती हुई पिंकी ऐसे अचानक इस दुनिया को छोड़कर कैसे जा सकती है? लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और पिंकी की मौत का गम भी अब हमारे दिलों में भरने लगा था। कुछ दिनों बाद हमारी लाइफ नॉर्मल सी हो गई। अनमीस ने अपने ऑफिस के 2 महीने की छुट्टी ले ली थी। वह मेरा हर तरफ से ख्याल रखती थी। जब रात को मैं सोती तो वह मुझे जाने कैसी-कैसी आवाज़ें सुनाई देती थी। 2-3 दिन तक तो मैंने आवाज़ों को इग्नोर करा, लेकिन एक दिन मैंने आवाज़ों से बहुत डर लग रहा था और अनमेश को झकझोर कर उठाया। अनमेश घबरा कर उठी और कहने लगी, क्या हुआ वंदना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। मैंने परेशान होते हुए कहा, अनमेश मेरी तबीयत खराब नहीं है, बल्कि मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। रोज़ मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है और मैं उन आवाज़ों से डर जाती हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, आज मुझे इस आवाज़ से नींद नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है वो बच्चे जैसे हमारे बहुत करीब है और रो रहा है। मैंने अनमेश से कहा, चलो कमरे से बाहर चलते हैं। कुछ देर बाद हम जब वापस आए तो मैंने बेचैनी से अभिषेक से पूछा, अभिषेक बाहर कौन था? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा ना बाहर कोई नहीं है, यह सब कुछ तुम्हारा वहम है। शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, इसलिए अब तुम कोई वहम मत करो और सो जाओ। अब इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। यह कहकर रहा लेट गए और अपनी आँखों पर बाजू रख कर सो गई। लेकिन मैं लगातार उन आवाज़ों के बारे में सोच रही थी। ऐसी आवाज़ें मुझे पहली बार नहीं आई थी, बल्कि 3 दिन से लगातार मुझे ये आवाज़ें आ रही थी और कई दिन तक मुझे वह आवाज़ सुनाई देती रही। मैंने हर बार अनिमेष को बताने की कोशिश की थी, लेकिन कोई बच्चा रोता है, लेकिन वो हर बार उन्होंने मेरा वहम कहकर मुझे टाल दिया और मैं भी सोच लेती कि हो सकता है यह मेरा वहम होगा, इसलिए क्योंकि अगर बाकी बच्चे की रोने की आवाज़ आती तो ज़रूर अनिमेष को भी सुनाई देती और यह सोचकर मैं तसल्ली से सो जाया करती थी। जब कई दिन ऐसे ही गुजर गए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अनिमेष मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। मुझे रोज़ रात को शांति से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। मेरा वहम नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा राज ज़रूर छुपा था और मैंने सोच लिया था कि जब तक मैं इस राज से पर्दा नहीं उठा लूँगी, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूँगी। कुछ तो ऐसा ज़रूर हो रहा था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। मुझे लगता था कि जो हो सकता है कि अनमेश ने पिंकी को मारा हो और उसका बच्चा यहीं कहीं आस-पास हो, किसी की मुसीबत में हो। मुझे उस मासूम बच्चे के लिए ज़रूर कुछ सीखना कुछ करना था। यह सब भी सोचते ही मैंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस इंस्पेक्टर को इस बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने पुलिस से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर की तलाशी लें या फिर मेरे घर पर निगरानी रखें। मुझे रात को ऐसी आवाज़ें आती हैं या वैसे मेरे घर से आती ही हैं या फिर मेरे किसी आसपास के पड़ोस के घर से। और मैंने पुलिस से कहा, पिंकी हमारे घर के बेसमेंट में रहती थी, आप उस कमरे की भी तलाशी लेना, आपको ज़रूरी वहाँ से कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली और कहने लगे, ठीक मैडम, आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। आपके पति को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और रात को हम आपके घर की तलाशी लेने ज़रूर आएंगे। 2 दिन तक तो पुलिस ने मेरे घर के बाहर और आसपास के घरों में छानबीन की। पुलिस वालों का कहना था कि मैडम, आप हमें गुमराह कर रही हैं, हमें तो ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आती है। मैंने कहा कि सर, ऐसा भी हो सकता है, शायद हमारे घर के बेसमेंट में पिंकी का बच्चा हो, क्योंकि जब भी पिंकी गई थी वो रूम तो लॉक रहता है और उसकी चाबी मेरे पति के पास होती है। अगर मैं अपने पति से ज़्यादा सवाल करूँगी तो वह मुझे गलत समझेंगे, इसलिए यह केस आप अपने हिसाब से हैंडल कर लीजिए। फिर रात को जब पुलिस हमारे घर आई और उन्होंने अनमेश से कहा तो अनमेश अपने घर की तलाशी लेनी है। अनमेश उनसे कहने लगा, आपको हमारे घर की तलाशी क्यों लेनी है? आखिर हमारे घर में ऐसा क्या है? पुलिस वालों
ने कहा कि हमने आपके घर के आसपास के घरों की भी तलाशी ली है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, आप कोई भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप हमें चाबी नहीं दोगे तो हम इस दरवाजे को तोड़ भी सकते हैं। आप हमें धमकी में देने की कोशिश मत करिए। हम तो बस यही जानना चाहते हैं कि आखिर इस घर में कौन सी खिचड़ी पक रही है। आसपास के लोगों की शिकायत है कि आपके घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, जबकि आपके घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है, और यह बात सिर्फ रात को ही क्यों आती है। अनमिस कहने लगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर? बच्चे के रोने की आवाज़ तो किसी के भी घर से आ सकती है। पड़ोस में बहुत सारे लोगों के छोटे बच्चे हैं। लेकिन आपको हमारे घर पे ही क्यों शक है? हमारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा। इसलिए तो हम आपके घर की तलाशी करना चाहते हैं। आखिर आपके घर कमरे में ताला क्यों लगाया हुआ है? आप इस ताले को जल्दी से खोलिए, वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। अनमेश ने दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस वालों ने ही दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाज़ा खुलते ही सब लोग कमरे में चले गए। यह देखते ही सब के सब हैरान रह गए। एक छोटे से बच्चे के साथ उस कमरे में पिंकी भी मौजूद थी। यानी जिस पिंकी को हम मरा हुआ समझ रहे तो वो हमारी आंखों के सामने जिंदा थी। मतलब जिस बच्चे के रोने की आवाज़ में मुझे सुनाई देती थी वह मेरा कोई वहम नहीं था। मैंने आगे बढ़कर देखा तो पिंकी की गोद में एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी, जो देखने में अनिमेष की तरह लग रही थी। पुलिस को देखकर पिंकी बहुत डर गई थी और कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है यह सब कुछ मालिक की वजह से हुआ है। मैं तो बस उनके हुक्म की गुलाम थी, इसलिए मैं कुछ भी वह मुझसे कहते थे कि मैं यही सब कुछ किया करती थी। पुलिस वालों ने उसके कोई सवाल नहीं किया, लेकिन फिर भी वह जवाब दिए जा रही थी। पिंकी कहने लगी, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान के लिए मुझे और मेरी बेटी को जाने दीजिए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो खुद यहाँ इतने दिनों से बंदी बनकर रह रही हूँ। यह कहकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आगे बढ़कर पिंकी को गले लगाया और खामोश करवाने की कोशिश करने लगी। मुझसे पिंकी का रोना अब देखा नहीं जा रहा था। पुलिस ने अनमेश से कहा कि अनमेश जी, अब आप सब कुछ यही बताएगी या फिर थाने लेकर चलें? इस बात पर अनमेश बहुत डरने लगी और कहने लगी, मैंने किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं किया है। मैं क्या करता, मेरे हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। और आप पिंकी से पूछ सकते हैं, मैंने उसे ज़बरदस्ती शादी नहीं की और ना ही मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की थी। यह खुद अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी करके यहाँ आई थी। यहाँ तक बात सच है कि यह मेरी पत्नी है और उसकी गोद में मेरा ही बच्चा है। अनमेश की बात सुनकर पिंकी शर्म के आंखें नीचे झुका ली और हैरान होकर दोनों के चेहरे देख रही थी। मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं इतने महीनों से इन दोनों के साथ बेवकूफ़ बन के रह रही थी। अनमेश ने बताया, उन्हें बच्चों की ख्वाहिश थी, जबकि वंदना को मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा नहीं था। मैंने वंदना को बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया था। डॉक्टर सिर्फ मुझे तसल्ली देते हुए कहते, हो जाएगा, अभी आपकी शादी को इतना समय नहीं हुआ, आप परेशान मत हो। मैंने वंदना से कई बार कहा कि हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, लेकिन वंदना ने मुझे कभी बच्चों को गोद लेने नहीं दिया। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्त के साथ गाँव गया तो गाँव में मुझे पिंकी दिखाई दी। मैंने देखा कि पिंकी वहाँ पर बहुत बेरोजगारी की ज़िंदगी बिता रही है, जब किसी न वहाँ पर भी लोगों के घरों में काम किया करती थी। पिंकी की आज से हालत मुझसे अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा कि मैं पिंकी से बात करता हूँ। अगर वह मुझसे शादी कर ले और बच्चा पैदा करके मुझे दे दे तो उसकी लाइफ बना सकता हूँ। और मुझे यह भी पता था कि वंदना को जब इस बारे में पता चलेगा तो वंदना कभी भी मुझे शादी करने की इजाज़त नहीं देगी। इसलिए मैं छुपकर पिंकी से शादी कर ली और उसे पैसों के लालच दिया। इसलिए मैं शादी करके पिंकी को नौकरानी बनाकर अपने घर ले आया। इसी तरह हमारे घर में रहने लगी और घर के सारे काम काज संभालने लगी। इसी दौरान मैं भी उसे रात को अंधेरे में मिलने जाता था।
कुछ दिनों बाद पता चला कि पिंकी प्रेग्नेंट है, लेकिन पिंकी से शादी करना मेरे लिए जल्दबाजी साबित हुई। पिंकी से के प्रेग्नेंट होने के कुछ महीनों बाद मुझे वंदना ने भी खबर सुना दी। वंदना भी प्रेग्नेंट है। वंदना की माँ बनने की खबर सुनते ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पिंकी से शादी करके बहुत जल्दीबाजी कर ली। मुझे नहीं पता था कि पिंकी से शादी करने के बाद ही वंदना भी माँ बन जाएगी। और जब पिंकी को वंदना के माँ बनने की खबर मिली तो वह मुझे धमकी दिया करती थी कि हम दोनों के रिश्ते के बारे में वंदना को बता देंगे, क्योंकि उसे भी यही उम्मीद है कि वंदना इतनी जल्दी माँ नहीं बन सकती। मैं जल्दीबाजी में मैं बहुत पछता रहा था, लेकिन मैं वंदना से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं वंदना को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। मेरी नीयत में नहीं था कि वंदना को धोखा दूँ, और मैं वंदना को नाराज़ करके पूरे ख़ानदान को नाराज़ नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि पिंकी को गायब करवा दिया जाए। और उस दिन जब सीढ़ियों से गिरकर पिंकी बेहोश हो गई, मैंने सोचा इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा। इसलिए मैंने प्लानिंग करके पिंकी को मरने की झूठी खबर वंदना को सुना दी और पिंकी के मर जाने का ड्रामा किया और चुपचाप उसे नीचे कमरे में उसके बच्चे के साथ लाकर बंद कर दिया। पिंकी मुझसे कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका और उसकी बच्ची को संभालने वाला मेरे अलावा कोई और नहीं है। अनिमेष के मुंह पर यह सारी बातें सुनकर मुझे अनिमेष से नफरत होने लगी। पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में अनिमेष को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन मैंने और पिंकी ने इस केस को वापस ले लिया था। इसलिए मजबूरन पुलिस को वापस खाली हाथ जाना पड़ा। पुलिस के जाने के बाद पिंकी मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, मालकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं भी क्या करती, मैं मजबूर थी और अपनी गरीबी भरी ज़िंदगी से तंग आ गई थी। इसलिए मालिक की बातों में आकर इनके साथ चली गई। मैंने परिवार के खाने के लाले पड़े हुए थे। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और मालिक को भी बच्चे की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने अपनी गरीबी भरी ज़िंदगी को छुटकारा पाने के लिए मालिक से शादी कर ली। आप फिक्र मत कीजिए, आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश रहिए। मैं आप दोनों को ज़िंदगी से जा रही हूँ, क्योंकि मुझ में ये हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ रहकर का सामना करूँ। पिंकी अपनी बच्ची को लेकर जाने लगी। मैंने अनिमेष की तरफ देखा। अनिमेष की तरफ चेहरे के रिएक्शन से ऐसा लग रहा था कि वह चाहते हैं कि पिंकी हमारे घर पर से चली जाए। तभी मैंने पिंकी का हाथ पकड़ा और कहने लगी थी, तुम न यहाँ से कहीं जाओगी, ना ही मेरे साथ इस घर में रहोगी। मेरे साथ ही इस घर में रहोगी। तुम तो मासूम हो, सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने सब कुछ किया। मेरी तरफ अनिमेष शर्मिंदा होने लगे। आखिर अनिमेष ने हम दोनों से उसके साथ बहुत गलत किया था। अनिमेष मेरे सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैंने अनिमेष की कोई बात नहीं सुनी और पिंकी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लगी। मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक अनिमेष अपनी बेटी को स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अनिमेष की तरफ मतलबी नहीं थी। मैं चाहती तो उसे उसी समय पिंकी को घर से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन मैं यह बेकसूर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती थी और इन दोनों माँ बेटी के सर से इज्जत की छत नहीं छीनना चाहती थी। कुछ दिनों बाद ही अनिमेष ने अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया था और मैं भी माँ बन गई थी। मैंने भी एक बेटी को जन्म दिया था। जिस दिन मैंने बेटी पैदा हुई, उस दिन अचानक ही अनिमेष को हार्ट अटैक आ गया। यह दिन अनिमेष भी अस्पताल में भर्ती हुए। अचानक ही अनिमेष की इतनी तबीयत खराब हो गई कि अनिमेष इस दुनिया से चली गई और हमारे ऊपर बिजली का पहाड़ टूट पड़ा था। अब मैं अपनी बच्ची के सहारे जीती हूँ। अनिमेष ने मेरे साथ और पिंकी के साथ जो किया उसकी सज़ा उसको मिल चुकी है। अनिमेष की मौत के बाद पिंकी अपनी बेटी को लेकर गांव चली गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।